गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेली डिस्कस करते हैं उस को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं 28 नवंबर, 29 नवंबर, 30 नवंबर एंड 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर और 8 नवंबर के भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेजिडेंट। तो पूरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एंड ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंशियल ऑफर एड्रेस बाय द पार्लियामेंट। मतलब जो एड्रेस पार्लियामेंट का मतलब ये होता है कि जो इम्पीच कर दिया जाता है पूरी प्रोसेस के थ्रू, जिसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। अच्छा, प्रेजेंटेड टू हिम इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल सपोर्टेड बाय द, तो कितनी मेजोरिटी के साथ इनको सपोर्ट करना चाहिए? तो याद रखिएगा, स्पेशल मेजोरिटी इन हाउस बोथ हाउस द पार्लियामेंट। एंड यहाँ पे जो कंडीशन रखी जाती है वो प्रेजेंट एंड वोटिंग रखी जाती है। लेकिन जब बात करोगे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की, तो वहाँ पे जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस होती है उसके हिसाब से रखी जाती है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ। ओके, और जो हटाया जाता है जजेस को, वो जज इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 के हिसाब से हटाया जाता है। अगर प्रोविज़न की बात करते हैं, आर्टिकल 124 क्लोज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज का मेंशन किया गया है। और हाई कोर्ट के जज को जिस तरीके से हटाया जाता है उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। और सेम प्रोसीजर हम कैग के लिए फॉलो करते हैं और चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए भी फॉलो किया जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट एज सेम एज दैट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Only the Chief Justice of India can pass the final order of the removal of the High Court judges post impeachment. That is incorrect because it's not the Chief Justice of India, it is the President who passes the such a resolution, right? तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। जब हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की बात करते हैं तो ये जज इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 के थ्रू होते हैं। मतलब उसमें प्रोसीजर दिया होता है, उसको फॉलो करते हैं। रिमूवल मोशन साइंड बाय द 100 मेंबर इन द लोकसभा एंड 50 मेंबर इन द राज्यसभा। और आगे और एक ही सेशन के अंदर जो इनको हटाना होता है। आर्टिकल 222 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द हाई कोर्ट जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द एग्जीक्यूटिव कैन ट्रांसफर जज विदाउट द कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज incorrect because it is the work of the collegium who recommended the Ministry of Law and then President. So these are the process that are followed to transfer and the appointment of the judges. तो आर्टिकल 22 के अंदर जो है प्रेसिडेंट को कंसेंट लेना पड़ता है CJI से अगर किसी भी जज को ट्रांसफ़र करना पड़ता है तो, ठीक है। ये आर्टिकल 222 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किया गया है। एनीवे, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इससे रिलेटेड याद रखिएगा, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और जो 6000 रुपीज़ दिए जाते हैं थ्री इंस्टॉलमेंट में। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम याद रखिएगा। लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट, द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये सही बात है। ये जो इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं 6000 for equal 4 installment, that is incorrect because it's not the 4 installment but the 3 installment that are given by the government after 4 months, right? The funds will be directly transferred to the bank account for the beneficiary. Yes, DBT are implemented in this PM Samman Nidhi scheme. You can see about the further detail how much is rupee allocated to this scheme. Next question is which of the following won the अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन दिस ईयर 2022? किस कौन सा अवार्ड है? यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। तो याद रखिएगा, इट इज़ नथिंग बट छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। तो इसको जो है एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन का अवार्ड 2022 के लिए दिया गया। और SCO का पूछा जाए ना तो वाराणसी जो शहर है उसको जो है इंटेंजिबल कल्चरल साइट ऑफ SCO चुना गया है 2023 के लिए। और SCO की जो मीटिंग है वो इंडिया के अंदर होने वाली है 2023 की, तो ये भी याद रखिएगा। ब्लू बैगिंग जो है एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ब्लूटूथ के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन निकालनी जाती है और जो इंफॉर्मेशन डेटा होता है उस डिवाइसेस का वो कंट्रोल में आ जाता है जिसके द्वारा हैक किया जाता है। एनीवे, लेट्स सी द स्टेटमेंट दे। इट इज द फॉर्म ऑफ द हैकिंग दैट लेट्स अटैकर एक्सेस डिवाइस थ्रू एन डिस्कवरेबल ब्लूटूथ। मतलब ये कि अटैकर जो है आपकी डिवाइस को हैक कर सकता है किसके थ्रू? ब्लूटूथ के थ्रू। ये ब्लू बगिंग में होता है, डेट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। वंस अ डिवाइस फोन इज़ ब्लू बग्ड, तो जो हैकर है वो आपकी कॉल डिटेल जो आप पढ़ रहे हो
या जो आप मैसेज को सेंड करते हो उसके साथ मॉडिफाई या ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाकी आप इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है GSLV और PSLV। PSLV जो है एक लॉन्च व्हीकल है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो है ये 4 स्टेज है, GSLV 3 स्टेज है। PSLV का काम है जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती है वो ऑर्बिट में पहुंचाना, लेकिन GSLV का काम ये होता है कि जो कम्युनिकेशन रिलेटेड सैटेलाइट हो, जो रियल टाइम डेटा हमें पास ऑन करती है, उसको पहुंचाना कहाँ पे, जो 36,000 किलोमीटर हाइट के ऊपर। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट, आपको ज़्यादा समझ में। PSLV वाज डेवलप्ड टू लॉन्च द लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट इनटू पोलर एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। GSLV वाज डेवलप्ड टू लॉन्च द हैवियर इनसेट क्लास ऑफ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, दैट इज करेक्ट। GSLV इज डिजाइन मेनली टू डिलीवर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, वेयर PSLV को डिजाइन किया गया कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इट इज इनकरेक्ट बिकॉज GSLV फॉर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड PSLV फॉर द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो ये जो है उल्टा फंक्शन दे रखा, तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे करेक्ट है। बाकी आप इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। इंडिया से 2 ऑपरेशन लॉन्च है, फॉर एग्जाम्पल PSLV है हमारे पास, GSLV है। PSLV जो है 3 जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। फर्स्ट इंडियन व्हीकल विच इज़ इक्विप्ड विद लिक्विड स्टेजेस। GSLV जो है ऑन द अदर हैंड 4th जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, लेकिन 3 स्टेज व्हीकल है। ये PSLV 3rd जनरेशन है, सॉरी। PSLV was developed to launch low Earth orbit into the polar and sun synchronous orbit. It has since proved its versatility by launching geosynchronous lunar and interplanetary spacecraft successfully. On the other hand, if you are talking about GSLV, launch heavier inset class of geosynchronous satellite into orbit. It is the 3rd and the final stage GSLV indigenously developed cryogenic upper stage launch vehicle है। PSLV डिज़ाइन किया जाता है डिलीवर करने के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, वेयर द GSLV हैज़ बीन डिज़ाइन फॉर द लॉन्चिंग ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। PSLV जो है टोटल वेट 2000 kg तक उठा सकता है और GSLV अप टू 6000 kg तक वेट को उठा सकता है। एनीवे, अगली स्टेटमेंट अगेन PSLV से रिलेटेड। PSLV इज द सैटेलाइट यूज फॉर द अर्थ सोर्स मॉनिटरिंग, वेयर GSLV आर डिजाइंड मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Satellite launched by PSLV appear to remain permanently, that is the not correct because the geosynchronous satellites are that are मतलब ये पहुंचाए जाते हैं GSLV के साथ। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। GSLV Mark 3 4 स्टेज ना होके बल्कि ये 3 स्टेज है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक स्टेज यहाँ पे आती है। बाकी इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये इसरो के द्वारा डेवलप किया गया। इसमें 2 सॉलिड स्ट्रैप होते हैं, 1 कोर लिक्विड बूस्टर होता है, एक क्रायोजेनिक ऊपर स्टेज का होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जियोपर ग्रुप ग्रेको जियोपरेंसी से रिलेटेड, इट इज एंडेमिक टू इंडिया, दैट इज करेक्ट। ये साइड्स के अपेंडिक्स सेकंड में आता है, ये भी सही है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है नहीं, क्योंकि ये जो है वल्नरेबल है, नहीं इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कौन सी इसमें से ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, दिबांग, कामेंग, लोहित, तीनों की तीनों ट्रिब्यूटरी, तो यस दैट इज करेक्ट। अब आप बात करते हैं डिवीजन थ्योरम से, क्वेश्चन 29 नवंबर 2022। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री है जो पैलेस्टीन को बॉर्डर टच करती है? इजराइल है, जॉर्डन है, इजिप्ट है। तो तीनों की तीनों कंट्री हैं जो पैलेस्टीन को बॉर्डर टच करती है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट एट द मैप, हेयर इज़ द, ये वाला जो एरिया है वो कंप्लीट आपका इजराइल और पैलेस्टीन का है। ये वाला इजराइल का है, सॉरी ये वाला जो है पैलेस्टीन का है, और ये वाला भी इस पैलेस्टीन का है। पैलेस्टीन जॉर्डन, सीरिया और यहाँ से इजराइल को और यहाँ से इजिप्ट को टच करता है, ठीक है। लेट्स से 2 नेशन थ्योरी किसके ऊपर लागू होती है? तो याद रखिएगा इट इज़ फॉर द इजराइल। 2 नेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दी गई थी। और ये कैबिनेट नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे मोहम्मद अली जिन्ना एंड गांधी जी, ये पूछा जाता है। और मोहम्मद अली जिन्ना के जो न्यूज़पेपर का नाम था द डॉन हुआ करता था, और हमदर्द भी था, डिफरेंट स्टोरी। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्रॉप डेवलप्ड इन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। नंबर फर्स्ट, GM mustard has the gene of soil bacterium that give plant the property of the pest resistance. That is incorrect because this soil bacterium, but another type of gene are given to the GM mustard, right?
J. mustard has a gene that allow the plant cross-pollination hybridization. That is absolutely correct. J. mustard has been developed jointly by the ERA and Punjab Agriculture University. That is incorrect because of the Delhi University and IARI जिसके द्वारा इसको डेवलप किया गया. तो थर्ड स्टेटमेंट that's why it is incorrect. First statement, if you are talking about that, it is developed by using 3 genes. For example, Bunaz, Brubastar and Beckley amylo liquefacients का यहाँ पे यूज़ किया गया. तो यही आपको याद रखना है. और ये जो है इसका अप्रूवल कौन देता है कि हमारी कंट्री में जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई चीज़ ग्रो करेगी या नहीं करेगी. तो याद रखिएगा, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी होती है जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड इट गिव द रिकमेंडेशन वेदर दिस क्रॉप वुड बी ग्रोन इन इंडिया और नॉट. इट मीन दैट इट गिव द अलाउंस फॉर अस दैट इट माइट ग्रो और नॉट. At the same point of time, the authority is given through the Environmental Protection Act of 1986. Okay, let's see the next question. ये इसी के ऊपर क्वेश्चन है. जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी फंक्शन करती है किसके अंदर? द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर. और ये जो अपनी पावर लेते हैं वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से लेते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. गुरु तेग बहादुर जो 9वें नंबर के गुरु हुआ करते थे और इनका जो हेड क्वार्टर था वो था आपके अनंतपुर साहिब इन 1665. और ये गुरु गोविंद सिंह के फादर हुआ करते थे. एनीवे, इट वाज द 6th गुरु. नो, द 6th गुरु इज नॉट हिम, बट फ़िलहाल मैं भूल रही हूँ उनका नाम. तो ये जो है 9th गुरु हुआ करते थे और आनंदपुर साहिब 1665 में इनके द्वारा उसको हेड क्वार्टर बनाया गया था. बोर्न इन अमृतसर, 9th गुरु हुआ करते थे. माता नानकिन गुरु हरगोविंद सिंह की संतान थी. इनका हेड क्वार्टर जो आनंदपुर साहिब 1665 में इनके द्वारा बनाया गया था. ही हैड राजा राम सिंह ब्रोकर टू टूस विद द होम किंग गुरुद्वारा धुबरी साहिब ऑन द बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र कोमेमोरेट दिस पीस अकॉर्ड. तो मतलब ये है कि इनके द्वारा जो है ट्रूस का काम किया गया था. कहाँ पे, किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम सिंगटो के द्वारा किया गया था. लेकिन उन्होंने मतलब राजा राम सिंह की इनके द्वारा हेल्प की गई थी. औरंगजेब बॉर्डर द पब्लिक एग्जीक्यूशन. तो गुरु मतलब ये है कि जो आपके औरंगजेब थे उन्होंने इनके एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दिया था. तो ये भी आप याद रख सकते हैं. एनीवे, आर्टिकल 342 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है. The President may, with respect to any state, without consultation with the governor, by public notification, specify the tribe deemed to be the scheduled tribe into that state. That is incorrect because it is the consultation with the governor. Okay. The Parliament may by law include or exclude from the ST specified in the notification issued by the President. So B option is are correct. Let's see the next question. Semi-automated offside technology अभी न्यूज़ में हुआ करती है. That is related to the sports activity in India. FIFA is use SOT technology, that why it is news. तो याद रखिए स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. नेक्स्ट द हिमालय याक. देखो हिमालय याक जो है अभी इंडेंजर की कैटेगरी में है और ये जो है दो जो कम्युनिटी है चेंगपा एंड डोकपा जो है इनको रियर्ड करते हैं और ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती है. और ये अभी न्यूज़ में था क्योंकि फसाई के द्वारा इसको फूड एनिमल डिक्लेयर किया गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला जो क्वेश्चन है, ह्यूमन कैपिटल इन्फॉर्मेशन एज अ कंसेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स द प्रोसेस विच इनेबल. तो व्हाट डू यू मीन बाय द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? द आंसर इज द इंटेंजिबल वेल्थ का क्रिएट होना. और जब हम इंक्रीज़ करते हैं स्किल लेवल, नॉलेज, कैपेसिटेंस ऑफ पीपल, तो डेट इज़ नथिंग बट वी आर प्रोवाइडिंग और गिविंग इम्पेटस टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री. Anyway, let's see the next question. Climate and a clean air coalition is to reduce short-lived climate pollutant is a unique initiative of G20. No, it is not the unique initiative of G20, but it is the initiative of the UNEP. So that's why first statement is wrong. Second, if you are talking about the CCAC, Climate and Clean Air Coalition, yes, focus करते हैं मीथेन के ऊपर, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन. That is absolutely right. तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है. और ये इनिशिएटिव बांग्लादेश, कनाडा, घाना, मेक्सिको, स्वीडन एंड यूएसए. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन थ्रू एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ द 30th नवंबर 2022. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज द कॉम्प्लेक्स वोल्केनो के बारे में पूछा जा रहा है. इट इज एसोसिएटेड वोल्केनो डोम इधर इन क्रेटर और इट्स फ्लैंक्स. दैट इज करेक्ट. इट ऑलवेज राइजेज फ्रॉम द ग्राउंड एज डिस्टिंक्ट सिंगल डोम. दैट इज इनकरेक्ट. एक कॉम्प्लेक्स वोल्केनो वो होता है जिसमें कंपाउंड वोल्केनो होता है. डिफाइंड वन डेट कंसिस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स टू और मोर वेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं
और वोल्केनिक डोम होते हैं एक से ज़्यादा, क्रेटर और इट्स फ्लैंक। बाकी यू कैन सी हियर द एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ वोल्केनो। ओके, फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर द शिल्ड वोल्केनो। यहाँ पे आप स्ट्रेटो वोल्केनो देख सकते हैं। यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स वोल्केनो देखिए, यहाँ से एक से ज़्यादा 2 वेंट हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्लेरेडा, जो ये पूरा वेंट था वो टूट गया है, उसमें पानी भर गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में है। CBDC लीगल टेंडर है सेंट्रल बैंक इन डिजिटल फॉर्म, दैट इज करेक्ट बिकॉज इट स्टार्टेड बाय द China, so that why it is in news. It is exchangeable 1-to-1 with the fiat currency, that is also correct. It is monitored by the central bank, so that why it is nothing but a central bank digital currency. Anyway, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम कैप्चर करते हैं वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को एंड रीयूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो डेट इज द कंसेप्ट ऑफ कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज, सो दैट्स वाई द फर्स्ट ऑप्शन इज हियर इज करेक्ट, ठीक है। Carbon capture utilization storage is the process of capturing waste carbon dioxide from large point sources such as fossil fuels near power plant, either transporting it to a storage site. It will not enter the atmosphere normally in underground geological formation. In carbon capture and storage, emissions are formed into underground rocks at a great cost, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द जियो इंजीनियरिंग टेक्निक डिजाइन टू टैकल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे फ्लोटिंग 1000 मीटर इन द अर्थ एंड द सन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, जिससे जो रिड्यूस हो सके अर्थ के ऊपर जो भी रेज वगैरह आती है वो हमारे अपर एटमॉस्फेयर या मिरर से टकरा के ही चले जाएं। सेकेंड, अनमैन्ड शिप टू इंक्रीज द अबव ओशन क्लाउड कवर बाय स्प्रेइंग सी वाटर इनटू द एयर। Addition of the large quantities of lime to the ocean water to increase the amount of CO2 absorption by the ocean, तो डेट इज़ ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि हम नेट ज़ीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करें, डेट इज़ करेक्ट। इससे होता क्या है कि जितने भी हम कार्बन एमिशन करते हैं उतना ही हम इसको किसी और प्रोसेस के थ्रू, फॉर एग्जांपल सिंकिंग के प्लांट CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांटेशन के थ्रू जो है कार्बन जितनी भी एमिशन हुई है उसको हम सिंक भी करवा दें। Read the concept of the carbon neutrality. Carbon neutrality can be achieved only by the eliminating carbon dioxide emission altogether. That is incorrect because it is not possible and not desirable. So, but what we can do is to regulate it and try to use other source of energy. And secondly, whatever the emission we are done in the environment, we have to just store in the other places. Renewable energy always produce zero carbon emission. That is also correct. बाकी आप देखिएगा द फूजीवारा इफेक्ट क्या होता है, न्यूज़ में था। बेसिकली होता है क्या, जब 2 साइक्लोन्स आते हैं और दो साइक्लोन की आइज़ का जो गैप है वो 1400 किलोमीटर का कम हो जाता है। बेसिकली क्या होता है कि जो स्टॉर्म होते हैं ना वो मिलना शुरू हो जाते हैं, तो उसी को फूजीवारा इफेक्ट कहते हैं। डेट इज रिलेटेड टू द इंट्रैक्शन बिटवीन द ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो आर्टिकल 21 जो बात करता है फ्रीडम गारंटीड पार्ट 3, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोरल रीफ फॉर्मेशन के बारे में देखो, शैलो कॉन्टिनेंट सेल्फ होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, जो सेडिमेंट है वो कम से कम होना चाहिए, ब्रैकिश वाटर होना चाहिए, ज़्यादा जो फ्रेश वाटर वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो डेट आर द इम्पोर्टेंट कंडीशन टू हैव कोरल रीफ। और याद रखिएगा अभी येलो बैंड डिजीज़ न्यूज़ में हुआ करती थी, डेट ऑल्सो रिलेटेड द कोरल रीफ। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कोरल्स हो रहे हैं वो येलो कलर में चेंज होके बिल्कुल ब्लीच होते जा रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ इन न्यूज़। एनीवे, कोरल बैरियर रीफ के बारे में पूछा जा रहा है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम क्रिएटेड बाय द बिलियंस ऑफ स्मॉल एनिमल कॉल्ड कोरल पोलिप्स। यस, ये जो है एनिमल किंगडम के सिनिडीरिया टाइप ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द कोरल सी, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ डिजाइंड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2005, इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज 1981 में इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मंकी पॉक्स के बारे में। मंकी पॉक्स जो है वायरल जो जेनेटिक डिजीज, दैट इज़ करेक्ट। इट इज़ न्यूज़ बिकॉज WHO रीनेम्ड इट एज M-pox, नॉट द मंकी पॉक्स बट द M-pox। इट अगर प्राइमरी इन ट्रॉपिकल इन फॉरेस्ट एरिया, डेट इज़ ऑल्सो करेक्ट। मंकी पॉक्स जो है लेस कंटेजियस होता है एज कम्पेयर टू द
स्मॉल पॉक्स, दैट इज़ ऑल्सो बी करेक्ट। तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। मंकी पॉक्स वायरस जो है ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय क्लोजिंग कॉन्टैक्ट विद द लीजन बॉडी, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से भी फैल सकता है। जूनोटिक डिजीज़ है और ये ज़्यादा खतरा, मतलब अगर स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स की बात करें तो स्मॉल पॉक्स ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है नेगेटिव वे में, ठीक है।